सॉल्युबिलिटी ध्यान देंगे, कोई भी चीज है, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ टॉपिक, मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, मैंने सॉल्युबिलिटी में पूरी क्लास ली हुई है, 1 या 2 क्लासेस हुई है सॉल्युबिलिटी के ऊपर पहले, तो अब इतना डिटेल में नहीं लूंगा, बहुत सिंपल से बताऊंगा मैं। NaCl है, नमक है, इसको पानी में डाला, अगर नमक को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, जितना इसके आयंस का हाइड्रेशन होगा, जितना इसके आयंस का हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना इसके आयंस का हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी इनको अलग अलग करने के लिए, इन दोनों को अलग करने के लिए क्या चाहिए, लैटिस एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हाइड्रेशन एनर्जी की, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैटिस एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैटिस एनर्जी के, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा, जितना ज्यादा हाइड्रेट होंगे आयंस, जितने ज्यादा सॉल्वेट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये बस ध्यान रखना इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है, मैं इसके अंदर सीधा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक ले रहा हूँ, मैं पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इसको, तो इसलिए अब मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ। तो इसमें अगर मैंने लिया सपोज सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, स्पेशली एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आना है इसके अंदर। सल्फेट्स ले लिया, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, ये सबको ध्यान होगा, मैंने जो इसमें बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस, दोनों आयंस की अलग अलग होती है, अलग अलग लिखते हैं। लैटिस एनर्जी जो है वो, लैटिस एनर्जी दोनों आयंस के बीच में है, इसीलिए इसको एक साथ लिखेंगे, होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस और r माइनस के। तो अब इसमें नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हम एग्जैक्टली डिसाइड क्यों नहीं कर सकते, हम एग्जैक्टली डिसाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जैक्टली डिसाइड क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि नीचे आने पर लैटिस एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज, लैटिस एनर्जी क्या कर रही है नीचे आने पर, डिक्रीज कर सर रही क्लास कितना बजे तक है? है। ये यशमी तू उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछता है, सर वो जब भी 9:30 बजे फिजिक्स की क्लास है ना, इसलिए। हाँ तो कुछ नहीं, बैकअप तब तक क्लास। तुम्हारी क्लास तो खत्म हो जाएगी ना। हाँ तो ये 40, ये तुम्हारी तो 11th वालों की लास्ट क्लास होगी अब, इसके बाद 12th वालों की क्लास है। ठीक है सर। लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, दोनों डिक्रीज कर रही है नीचे आने पर। लैटिस एनर्जी क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज साइज बढ़ रहा है कैटायन का, एनायन तो सेम है, एनायन तो सब में यही है, एनायन सब में यही है, लेकिन जो ये एनायन है सल्फेट आयन सपोज, लेकिन जो कैटायन है, कैटायन पहले ये था, फिर ये थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, तो इसलिए लैटिस एनर्जी क्या रहेगी, लैटिस एनर्जी और डिक्रीज करेगी, और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, ये पढ़ा रखा है मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, साइज ऑफ आयंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैटिस एनर्जी भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो दिख भी रहा है यहाँ पे, वो दिख भी रहा है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी ये है। अब जैसे नमक है, नमक पानी में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन ज्यादा होता होगा, NaCl है, ये पानी में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती होगी, और लैटिस एनर्जी उसके कंपैरिजन में कम होती होगी, इसलिए नमक पानी में सॉल्युबल है। यानी सॉल्युबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो और लैटिस एनर्जी कम हो, या फिर लैटिस एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा हो, दोनों ही डिक्रीज कर रही है, इसलिए ध्यान देंगे इधर। तो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन है, और ये हमारा Be2 प्लस है, साइज बढ़ता जा रहा है, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, साइज बढ़ रहा है, Sr2 प्लस। तो नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो डिक्रीज करेगी, लेकिन लैटिस एनर्जी इस केस में डिक्रीज तो करनी चाहिए, लेकिन इसमें डिक्रीज बहुत कम होगा, लैटिस एनर्जी में डिक्रीज बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि सल्फेट आयन इतना ज्यादा बड़ा है, सल्फेट आयन इतना ज्यादा बड़ा है कि जो कैटायन का साइज है उसमें वेरिएशन ही इतना कम है, जो कैटायन का साइज है उसमें वेरिएशन ही बहुत कम है, इस वजह से
लैटिस एनर्जी इसके केस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, लैटिस एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये रहेगी कांस्टेंट, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगी। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है सल्फेट्स के केस में। चाहो तो तुम इससे भी निकाल सकते हो, इस वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो तुम चाहो तो। कैसे, इससे कैसे निकलेगा ये, देखो सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा, सल्फेट आयन का बहुत साइज बड़ा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1/r माइनस बहुत छोटा, नेग्लिजिबल। सल्फेट आयन का साइज बहुत बड़ा, तो r माइनस बहुत बड़ा है, तो r माइनस के कंपैरिजन में नीचे r प्लस नेग्लिजिबल, r प्लस नेग्लिजिबल हो गया। तो लैटिस एनर्जी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r माइनस, हाइड्रेशन एनर्जी आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस। नीचे आने पर r प्लस कैटायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी तो डिक्रीज करेगी। और r माइनस क्या है, हर केस में क्या है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, तो लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसलिए नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बहुत सिंपल सा आंसर लिख के आना है, नीचे आने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, लेकिन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ सल्फेट आयन, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ सल्फेट आयन, ये लिखना है। और मैंने एक चीज और सिखाई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, जितना जितना ज्यादा कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ बी आएगा, BeSO4 के बीई और एसओ4 बीईएसओ4 BeSO4 ज्यादा सॉल्युबल होगा, और नीचे आने पर डिफरेंस कम हो रहा है तो BeSO4 कम सॉल्युबल होगा, कर सकते हैं। अगर मुझे पता लगाना है एक टेस्ट ट्यूब में BeSO4 है, एक टेस्ट ट्यूब में BeSO4 है, तो पानी डालेंगे दोनों के अंदर, जिसमें सॉल्युबल हो जाएगी सॉल्ट वो BeSO4 है, और जिसमें सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होगी वो BeSO4 है। BeSO4 का होता भी व्हाइट प्रेसिपिटेटेड है, बहुत बार बता रखा मैंने, BeSO4 का क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और एक चीज दिमाग में और रखते हैं तो रख लेंगे, बेरिलियम के सॉल्ट्स सबसे ज्यादा सॉल्युबल हमेशा, बेरिलियम के सॉल्ट्स, सॉल्ट्स बोल रहा हूं मैं, बेरिलियम के सॉल्ट्स हमेशा सबसे ज्यादा सॉल्युबल। तो ये डायरेक्ट याद करने का तरीका भी, ये मैंने कंसेप्ट भी दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी का, किसी को पूछना है कुछ, किसी को कुछ पूछना है इसमें, चलो देखेंगे। अब लिया मैंने BeCO3, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सर इसमें वही होगा, नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, देखो BeCO3 सॉल्युबिलिटी and विल डिक्रीज, GeCO3 सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द वे। सेम चीज है बिल्कुल इसके अंदर, हाइड्रेशन एनर्जी नीचे आने पर डिक्रीज कर रही है, लैटिस एनर्जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्यों, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ कार्बोनेट आयन। ये है ही इतना बड़ा, मैंने बताया अभी फॉर्मूला जो बताया उससे भी चेक कर सकते हो तुम, ये लेकिन हर केस में चेक नहीं होगा। हाइड्रेशन एनर्जी R प्लस प्लस R माइनस, R माइनस बहुत ज्यादा इसलिए 1/r माइनस नेग्लिजिबल, तो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सिबल टू R प्लस। लैटिस एनर्जी ये होती है 1/r प्लस प्लस R माइनस, R माइनस बहुत ज्यादा इसलिए नीचे R प्लस नेग्लिजिबल, R माइनस जैसे है 1000 और R प्लस है 0.1 तो नेग्लिजिबल होगा ही नीचे, तो इसलिए लैटिस एनर्जी क्या हो गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि वो R माइनस पे डिपेंड कर रही है, और R माइनस क्या है सब में, कार्बोनेट आयन। और हाइड्रेशन एनर्जी R प्लस पे डिपेंड कर रही है, R प्लस नीचे आने पर क्या कर रहा है, यानी कैटायन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। तो इसलिए नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी। और डायरेक्ट भी मैंने बताया हुआ तुम्हें, कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कैटायन एनायन के साइज में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, BeCO3 में। कैटायन बहुत छोटा, एनायन बहुत बड़ा, तो डिफरेंस ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, BeCO3 ज्यादा सॉल्युबल। और तीसरा मैंने ये भी बताया, बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होते हैं हमेशा सबसे ज्यादा सॉल्युबल, बेरिलियम के सॉल्ट्स हमेशा सबसे ज्यादा सॉल्युबल, है ना, बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होंगे हमेशा क्या होंगे, सबसे ज्यादा सॉल्युबल। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, हाँ, बीई OH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस। सर क्या सम्यक, होगा इसमें? हाँ इंक्रीज। समय बोल। सर इंक्रीज करेगी सर, क्योंकि OH का साइज हाँ स्मॉल होता है। बिल्कुल सही है, वो चाहे इसका साइज छोटा होता है तो इसे इंक्रीज करेगी। पेपर में मत लिखाना ये सब, पेपर में तुम्हें वही लिखना है, तो इसमें पेपर में इसके अकॉर्डिंग आंसर मैनेज करना कि लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है नीचे आने पर, हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है नीचे आने पर, दोनों एनर्जी नीचे आने पर डिक्रीज करती है। लैटिस एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा एक तरह से, अट्रैक्शन क्या होगी? वीक होगी, इसलिए लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि साइज कैटायन का बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, वो भी डिक्रीज करेगी। अब इस केस में डिक्रीज इन क्या ज्यादा है? लैटिस एनर्जी ज्यादा है, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ये पेपर में लिख के आना, ध्यान रखना इस चीज का, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, इसमें थोड़ा लेस है, डिक्रीज इज लेस हाइड्रेशन एनर्जी में, तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। पेपर में ये लिख के आना आंसर, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, पेपर में जरूरी नहीं है बीईओ छोड़ का इससे दें, वो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बीईओ करके भी दे सकते हैं। ये ऐसे ही पूछेंगे, बीईओ यानी पानी तो है ही, पानी डलेगा तो क्या बन जाएगा? बीईओ छोड़ का, बीईओ से लेकर बीएओ तक, विच इज मोर सॉल्युबल, बीईओ और बीएओ, बीईओ और बीएओ, विच इज मोर सॉल्युबल? सर BAO। 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 हाँ बीएओ, बीएओ इज मोर सॉल्युबल, बीईओ नहीं है, बीएओ है, समझ गए कि नहीं? है तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें। चलो थोड़ा मैनेज करना है इसको, देखते हैं कौन सोच पाता है। LIF जो होता है ना, LIF जो है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। लेकिन LiCl जो है ना, LiCl ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर भी, ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल है और एसीटोन में भी। ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कौन मैनेज कर सकता है इसको, एक्सप्लेन कौन करेगा। सॉल्युबल इन वाटर एंड एसीटोन। सर मुकुल। सर तन्मय। बोल, मुकुल बोल पहले तू। सर LI का भी साइज छोटा है, F का भी छोटा है, पर CL का F से बड़ा साइज है और LI का छोटा है, इसलिए CL LiCl हो जाता है सॉल्युबल। नहीं ये आंसर साइज नहीं है, ये डिफरेंस। इससे नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। और कोई? सर जो LI है, LI ज्यादा उसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी LiCl से हाँ LIF की, इसलिए हाँ हाँ लैटिस बिल्कुल सही। एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। हाँ तेरा पार्शियल करेक्ट है, ध्यान देंगे। एसीटोन में क्यों फिर और सॉल्युबल है? LICL कोवलेंट होगा तो ये किसने बोला है? सर निधि। हाँ निधि सही है, निधि 11 वाले को ट्राई करना, तो आंसर सही सही है तुम्हारा। LiCl कोवलेंट है, LIF आयनिक होता है वैसे तो, LiCl कोवलेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर तो होगा ही LiCl में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्टली कोवलेंट है। LiF देखो, Li प्लस और F माइनस दोनों का साइज छोटा बहुत, तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, तो इसलिए पानी के अंदर भी ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। और एसीटोन, एसीटोन जो कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें भी क्या है? ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। लेकिन LiCl क्या है? इसके अंदर कुछ साइज बढ़ गया Cl का, साइज बढ़ गया Cl का, तो कुछ तो इसके अंदर आयनिक करेक्टर होगा ही, तो इसकी लैटिस एनर्जी एक तरह से कम है, किससे? LiF से, LiF से कम है, तो ये कुछ सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर, ये कुछ सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। और दूसरा Li प्लस की पोलराइजिंग पावर, Li प्लस की पोलराइजिंग पावर Cl माइनस की पोलराइजिबिलिटी से, देखो यहाँ पे Li प्लस और Cl माइनस, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर खींचेगा, तो इसके अंदर सफिशिएंट कोवलेंट कैरेक्टर है,
सफिशिएंट कोवलेंट कैरेक्टर है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये सॉल्युबल होगा। ये पोलराइजिंग पावर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Cl- की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी F- से। Cl- का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट विल बी मोर डिस्टॉर्टेड एंड विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स Li+। पोलर कैरेक्टर LiCl में ज्यादा होगा, इसलिए एसीटोन में सॉल्युबल। लैटिस एनर्जी थोड़ी कम है LiF से, इसीलिए ये पानी में भी सॉल्युबल, दोनों में सॉल्युबल है ये। हालांकि हम ये बोलते हैं हमेशा, कोई अगर पोलर में पानी के अंदर सॉल्युबल है तो नॉन पोलर के अंदर या पोलर एप्रोटिक के अंदर, जैसे इथेनॉल, एसीटोन, ईथर में सॉल्युबल नहीं होगा, एक में सॉल्युबल होगा एक में नहीं होगा। LiCl दोनों में है, LiCl दोनों में सॉल्युबल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही ध्यान देंगे, इसको अपने आप मैनिपुलेट करके एक्सप्लेन करना है। LiF के अंदर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, दोनों का साइज छोटा है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग आयनिक इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग आयनिक इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई लैटिस एनर्जी। एंड ऑल्सो पोलराइजेबिलिटी ऑफ F- इज वेरी लेस, एनायन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन Cl- का एनायन भी बड़ा, एनायन बड़ा तो ये पोलराइजेबिलिटी Li+ की Cl- की ज्यादा हो जाएगी, या Li+ की पोलराइजिंग पावर इस केस में ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा, इसकी लैटिस एनर्जी भी कम है, तो ये पानी में भी थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, पानी में भी सॉल्युबल होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, अब ये सोच के बताना आंसर। Li है और एक है Ki, चलो इसमें बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पार्ट्स में दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है इसके अंदर कि इन दोनों में से इथेनॉल में कौन सा सॉल्युबल है ज्यादा, इथेनॉल के अंदर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, विच इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल। सर सर LII विधि नाम बोलेंगे LI पहले, नाम बोलेंगे, तन में। विधि बोलता नहीं। सर LII ज्यादा सॉल्युबल होगा इथेनॉल में। हाँ, रीजन दे। रीजन क्योंकि सर आई का साइज बड़ा है और Li का छोटा है, तो वो डिस्टॉर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को I के, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी इस केस में, और Li से। हाँ सुन अतन में, K तूने का साइज परफेक्ट बड़ा बोला है, है, एक लाइन और बता। हाँ, के का साइज बड़ा है, एक चीज बता, देख K का साइज बड़ा है पोलराइजेबिलिटी तो मत वो बोलियो। पोलराइजिंग पावर अच्छा बता, कोवेलेंट कौन सा है? हाँ, कोवेलेंट कौन सा है इसमें से? LII ज्यादा कोवेलेंट होगा। हाँ, ये तेरा आंसर परफेक्ट है, कोवेलेंट है तो इसलिए सॉल्युबल इथेनॉल के अंदर, पानी में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। LiI कोवेलेंट है तो इसीलिए ये इथेनॉल में ज्यादा सॉल्युबल होगा, पानी में Ki होगा। दूसरा, तू पोलराइजेबिलिटी नहीं बोलेगा यहाँ पे, यहाँ तू बोलेगा पोलराइजिंग पावर, क्योंकि यहाँ पे कैटायन चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैटायन चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। ओके सर। कैटायन चेंज हो रहा है ना, तो कैटायन तो जी एनायन तो सेम है, एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर। तन में बहुत अच्छे तूने आंसर परफेक्ट दिया है, बस एक छोटी सी मिस्टेक कर गया था। जी चलो सर। एक, अब इसमें हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो बताना है, चलो इसमें बताना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सर सर सम्यक। अर्नब। सर तन में। किसने बोला? विधि, विधि बोलो, चलो तुम। सर लिथियम का होगा। मैंने बोला लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का, चलो और कौन बताएगा? सर तन में। सर अर्नब। सर अर्नब। अर्नब बोल। सर फ्रांशियम का। फ्रेंडशिप तो इसमें लिया नहीं ना मैंने, लिथियम से लेकर सीजियम अच्छा तक सर लिया। टीशियम का। सर टीजियम का। हाँ, सीजियम का। विधि तुम इतनी मेजर मिस्टेक कर रहे हो तो ये तो गलती होनी नहीं चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम का साइज बड़ा तो मेटलिक बॉन्ड्स वीक नहीं होंगे इसके? ऐसा गलती से सॉरी। ध्यान रखना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए ना ये वाली। अच्छा नेक्स्ट है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, डाउट है तो पूछ लो। इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या था इसके अंदर?
सर अर्नव। बोल अर्नव। सर बेरिलियम फिर बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम। अर्नव तू बहुत सही पढ़ाई कर रहा है घर पे, बहुत अच्छे अर्नव। BEC ये मैंने लिखवा रखा है MG, ये आंसर है। 11th वाले बच्चों में किसका सही था ये? वंशिका। सर तन्मय। ये लिखवा रखा है मैंने। वंशिका। हाँ, अब चलो 11th वाले बच्चों में से कोई ये बता सकता है कि मैग्नीशियम पीछे क्यों गया? मैग्नीशियम पीछे क्यों गया, ये याद है? सर इसकी पैकिंग की वजह से। HCB पैकिंग, HCB पैकिंग। ये पैकिंग बताई थी ना, मैग्नीशियम जो है HCP में पैक करता है। मैग्नीशियम कहाँ पैक करता है? HCP में। ये इस तरीके से होता है कुछ, हर एक पॉइंट पे मैग्नीशियम है, HCP में इसकी पैकिंग होती है। और ऊपर जो बॉन्ड, ये हर पॉइंट पे मैग्नीशियम है, 6 पॉइंट पे। तो इसकी जो पैकिंग होती है ऊपर वाली लेयर के साथ बहुत लूज होती है। तो ये रीजन है इसका, वो एक्सपेरिमेंटल देख के बनाया है इसका रीजन, कि ये आ गया रीजन इसका। फिर इसलिए ये जो बॉन्ड बनेंगे ना इसके बहुत वीक होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस लूज पैकिंग मैग्नीशियम पीछे चला जाता है, मैग्नीशियम पीछे चला जाता है। डेंसिटी का भी मैंने केस लिया था, याद है कि नहीं है? डेंसिटी का केस बताना जरा। इसी में विद प्रॉपर रीजन कोई बता सकता क्लास में? क्या आंसर आएगा? डेंसिटी का। सर अर्नव। बहुत अच्छा अर्नव, बोल। सर कैल्शियम तक डिक्रीज करेगी, उसके बाद इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, कैल्शियम डिक्रीज है फिर इंक्रीज है। ये आंसर तेरा सही है। अब कोई मेरे को पूरा आंसर एग्जैक्ट बता सकता है किसकी लीस्ट डेंसिटी है, किसकी मैक्सिमम डेंसिटी है? सर मुकुल। सर सम्यक। मुकुल बोल। सर मुकुल बोल। मैक्सिमम डेंसिटी आर की होगी और लीस्ट होगी CA की। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? RA की और लीस्ट CA। लीस्ट RA BA SR BE MGC। अच्छा, 11th में से कौन रीजन देता है इसका? इसका रीजन कौन देता है? सर गर्भ। रितिका। गर्भ दे रीजन। सर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो फिर उससे डेंसिटी कम हो जाएगी। किसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स है? सर कैल्शियम से। अगर तूने गर्भ इसको एक्सप्लेन कर दिया ना तो तेरे को बेस्ट समझ आ रहा है। अगर तूने एक्सप्लेन कर दिया इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स कैसे है वेकेंट, बोल कंसीडरेशन। सर मैं बताऊं? इसी को कौन बोल रहा है, नाम बोलो। तन्मय सर। तन्मय नहीं, इसको बोलने दे। गर्भ 9th में है बच्चा, ये गर्भ जो है। जी गर्भ बोल। जी सर। यस सर। गर्भ बताइए, डी ऑर्बिटल्स कैसे आए वेकेंट बीच में, बता जरा। सर इसकी होगी 1s2 2s2 2p6। सर फिर 3s 2 3p6 4s2। चलो मैंने ये लिख दिया, अब बता। ये तुम लोग ना कम से कम 40-50 बार सर मन में बोलो इन कंसीडरेशन को। एक मिनट क्या कर, ये 10th वाले बच्चे जो है कंसीडरेशन को 40-50 बार कम से कम मन में बोलो। और वेस्पर थ्योरी जो मैंने कराई है 10th वाली, उसको बोलो मन में कि 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो हमारी क्या कहते हैं एंगुलर वी और बेंड शेप होगी। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, सीसॉ शेप होगी। ऐसे मन में बोलो, तब आके समझ आएगा तुम्हें, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये बोलो वाली चीज, ये कंसीडरेशन में अटकना नहीं है, गर्व अटकना नहीं है इसमें। अब बता गर्व। सर 3s और 4s के बीच में 3d वेकेंट। हाँ, 3s और 3p के बीच में क्या गया? सर 3d। हाँ, बहुत अच्छे गर्व। 3d आ जाएगा 0। खाली जगह आ जाएगी ज्यादा कि नहीं कैल्शियम के केस में? और मैग्नीशियम में क्यों कम हुई थी गर्व, याद है? सर मैग्नीशियम में
अभी बताया पीछे, अभी बताया जस्ट अभी। सर लूज पैकिंग। हाँ, लूज पैकिंग की वजह से डेंसिटी कम होगी, लूज पैकिंग की वजह से डेंसिटी कम होगी। अच्छा अब चलो, पढ़ तो रहे हो फिर तुम लोग भी। अच्छा एक चीज और, अगर 9th और 10th में से कोई आंसर कर देता है, प्रिपरेशन ऑफ BeCl2 या BeH2 बताओ, प्रिपरेशन ऑफ BeH2, प्रिपरेशन ऑफ BeH2 फ्रॉम बेरिलियम, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, और एक प्रिपरेशन ऑफ BeF2। इन दोनों की प्रिपरेशन कोई भी 9th और 10th में से, चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता शुरू से लेकर लास्ट तक जो पढ़ेगा ना वो आराम से कर जाएगा सारे चैप्टर। इन चैप्टर का नंबर नहीं आएगा दोबारा, कहीं तुम लोग सोचो कि रिवीजन होगी इसकी, इसलिए जितना मन में बोलोगे, जितना खुद रिवाइज करोगे, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ के आया करो क्लास में। चलो कोई भी किसी को पता हो प्रिपरेशन अब बेरिलियम से? निधि और निधि के अलावा अनन्या। सर अर्नब मैं ट्राई करूं? नाम बोलो कोई लास्ट में किसने बोला नाम? सर अर्नब। हाँ अर्नब बोल। सर पहले बीई में सर हाफ सर BeH2 की बतानी है ना? बिल्कुल। सर बीई में पहले हाफ O2 डालेंगे सर, फिर वो BeO बना देगा। उसके बाद सर उसके अंदर Cl2 डालेंगे तो सर वो मतलब BeCl2 बना देगा सर, फिर LiAlH4 डालेंगे तो फिर वो LiCl बना देगा। और सर फिर वहां से सर एक मिनट। अर्नब अर्नब हाँ। थोड़ी सी गलती कर गया। और अनन्या बोलो तुम, अनन्या। सर मैं बताऊं स्वयं। तो बीईओ में हाँ सी स्वयं और बोल। एक Cl2 मिनट, डालेंगे। एक मिनट जाओ अनन्या, एक मिनट रुक जाओ। स्वयं बोल। सर पहले बीए में हाफ O2 डालेंगे तो BeO बनेगा, उसमें प्लस कार्बन प्लस Cl2 डालेंगे तो BeCl2 प्लस CO आएगा। उसमें से BeCl2 में LiAlH4 ऐड करने पे आएगा BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट प्रिपरेशन है। अब अनन्या इसने एक गलती की है क्या? बेरिलियम के लिए क्या गलती की है इसने? बेरिलियम का डायरेक्टली रिएक्ट करेगा? सर वो पाउडर्ड फॉर्म में करेगा। पाउडर फॉर्म में हाँ करेगा। पाउडर फॉर्म, बेरिलियम पाउडर फॉर्म में, क्योंकि इसके ऊपर बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर बनती है ऑक्साइड लेयर। बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या बनती है? ऑक्साइड लेयर। इसके सरफेस पे, इनके सरफेस बनती है ऑक्साइड लेयर, इसलिए डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे। ग्रुप 1 के अंदर कहाँ एक्सेप्शन था? ग्रुप 1 के अंदर कहाँ एक्सेप्शन था? डेंसिटी के अंदर। सर पोटेशियम। नाम बताएंगे किसने बोला है? सर अर्नब। हाँ क्या रीजन था उसका? सोडियम और पोटेशियम में सर पोटेशियम की डेंसिटी कम थी, सोडियम में सर ज्यादा। एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। हाँ ये तेरा सही है, लेकिन अभी ने एक आंसर इसने दिया, क्या नाम है इसका? गर्व ने। गर्व तेरे को ध्यान है ये? सर क्या? सोडियम पोटेशियम में डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी पोटेशियम की, लेकिन हो गई है सोडियम की। क्यों हुई? क्यों हुआ ऐसा? Because of loose packing. अभी बताया था मैंने, इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 सर वेकेंट ऑर्बिटल के कारण। हाँ 3s2 3p6 3p6 और यहाँ पे 3d आएगा, 3d 0 है और 4s1 सेम चीज, वही सेम चीज आएगी बिल्कुल। तो इस वजह से लूज पैकिंग होती है। रीजन बनते हैं आंसर देख करके, फिर रीजन बनते हैं, और किसी में नहीं आएगा ऐसा। आएगा भी तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दूर हो जाएंगे। इसलिए सोडियम ले लो तुम, सोडियम में वेकेंट आएंगे नहीं। 1s2 2s2 2p6 है, 3s1। इसमें तो शेल कंटिन्यूएशन में बिल्कुल, वन सब शेल जो है कंटिन्यूएशन में है। क्या 2d होते हैं? 2d होते ही नहीं है, तो बीच में 2d आ ही नहीं सकते। इसमें तो 3d आ रहे हैं। खाली जगह आ गई, खाली जगह आ गई तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो क्या हो जाएगा इससे? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा इससे? डेंसिटी कम हो सर जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई। देखो पता है तुम्हें, अब जैसे मैंने चैप्टर खत्म किया है, तुम्हें पता है इस चैप्टर के अंदर एस ब्लॉक चैप्टर है। एस ब्लॉक में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है,
पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्कली मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये पढ़ लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ोगे तुम? पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर एनामलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब पढ़ोगे। उसके बाद आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करोगे? रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजेंस, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी इसी के अंदर आता है, फिर रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ये पढ़ लिया सारा। सेम ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ ली एल्काइन अर्थ मेटल्स में। फिर कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, 4 कंपाउंड बताए मैंने उसके अंदर, कौन कौन से? Na2CO3, NaCl, NaOH, NaHCO3। फिर कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, उसमें बताया मैंने CaO, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3 और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 बताए इसके अंदर। फिर इसके अलावा अलग से यूजेस बताए मैंने अल्कली मेटल्स के, यूजेस बताए मैंने एल्काइन अर्थ मेटल्स के। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम मैंने बताया, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का तुम्हें खुद रीड करना है, हल्का बहुत हिंट दिया मैंने। और एक सीमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, ये पूरा चैप्टर है। तुम घर पे बोलो इसको, तुम्हें बोलने में ना तुम 7 दिन बोल दो, तुम्हें 8वें दिन ना, चाहे तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो तुम ऑल्टरनेट डे पे बोल लो, 8वें दिन तुम अगर 4 या 5 बार बोल लोगे ना, तुम्हें हार्डली 10 मिनट्स लगेगा पूरे चैप्टर को बोलने में। पूरे चैप्टर को बोलने में 10 मिनट्स लगेगा, 7 नहीं लगेगा। और ऐसे ही हाइड्रोजन चैप्टर है, ऐसे ही हाइड्रोजन चैप्टर है, कहोगे तो मैं एक दिन बोल के दिखा दूंगा पूरा हाइड्रोजन चैप्टर, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बोलने में। इसमें हाइड्रोजन चैप्टर में क्या है? पहले हाइड्रोजन है पूरा, मन में बोलो इन चैप्टर्स को, रात को सोते समय बोलो, कैसे भी कि जब टाइम मिल रहा है तुम क्या कहते हैं खाली समय में इसको बोलो मन में, तो तुम्हें याद हो जाएगा। हाइड्रोजन चैप्टर में क्या है? हाइड्रोजन है पहले, हाइड्रोजन में क्या है पहले इसका, पहले क्या आ जाएगा इसका? रिजेम्बलेंस और डिफरेंस, हेलोजेंस के साथ और अल्कली मेटल्स के साथ। फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर? फिर इसके अंदर आएगा अकरेंस, इसका अकरेंस कहाँ पे है इसका, मतलब बता रखा है मैंने पूरा 90% होता है यूनिवर्स के अंदर, जुपिटर सैटर्न के अंदर मेनली हाइड्रोजन होता है, बाकी जो भी हम चीज लेते हैं सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लाइट, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम क्यों है? क्योंकि लाइट वेट होता है इसका, ऊपर उड़ जाती है गैस ये, और मास भी इसका बहुत कम है इस वजह से भी। फिर इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें क्या है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। और फिर इसके बाद आएगा हाइड्रोजन बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर आइसोमर्स हाइड्रोजन के, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन आ गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में लैब प्रिपरेशन आ गया, उसमें 2 चीजें याद की, जिंक की डाइल्यूट एचियल से रिएक्शन, जिंक की NaOH के साथ रिएक्शन। फिर आ गया कमर्शियल प्रिपरेशन, उसमें आ गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आ गया। फिर डाउन प्रोसेस आ गया, ब्राउन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। फिर BaOH वोल्टेज से वेरी प्योर हाइड्रोजन मिलता है। फिर आ गया इसमें कोल गैसिफिकेशन और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आ जाएगी, कोल गैसिफिकेशन। फिर स्टीम पास करेंगे हाइड्रोकार्बन से, उससे, या फिर लेंस प्रोसेस, इससे मिलेगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई हाइड्रोजन की। फिर आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन में क्या आ जाएगा? हेलोजेंस आएगा, डाइऑक्सीजन आएगा, डाइनाइट्रोजन आएगा, मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल आयंस के साथ रिएक्शन। फिर वनस्पति घी वाली प्रिपरेशन, फिर यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन, ऐसे ही फिर हाइड्राइड्स आएगा। हाइड्राइड्स में आयनिक सेलाइन हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और आगे आ जाएगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये तीनों हाइड्राइड्स आ जाएंगी। हाइड्राइड्स खत्म, उसके बाद हम बोलना है लेकिन मन में टॉपिक्स के अंदर बोलना जरूर कि इन टॉपिक के अंदर क्या क्या है। फिर उसके बाद मेटेलिक इंटरस्टिशियल आ गया, फिर वाटर आ गया। वाटर की पहले मेनली प्रॉपर्टीज बोल लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह ले लेंगे, D2O के साथ कंपैरिजन देख सकते हैं इसका। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 रिएक्शन है, एम्फोटेरी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन, हाइड्रेट फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन बोलेंगे डिटेल में। फिर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या है वो बोलेंगे। फिर हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस दूर करना है तो बॉइलिंग से रिमूव कर देंगे, बॉइलिंग से रिमूव कर देंगे, या फिर क्लार्क्स मेथड, जिसमें हम क्लार्क्स मेथड में क्या यूज करते थे? हम लाइम यूज करते थे, लाइम या लाइम वाटर, CaO ट्वाइस। और फिर परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के 4 तरीके। पहला तरीका सोडियम कार्बोनेट मेथड, दूसरा कैल्गन मेथड, तीसरा परमुटेटिव मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड जो था, आयन एक्सचेंज मेथड, और चौथा मेथड सिंथेटिक रेजोनेंस मेथड। 4 फिर से डीआयनाइज्ड वाटर वगैरह मिलता है, वो डिटेल बोल लेंगे। फिर आगे लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या चलेगा हमारा? इसमें पहले प्रिपरेशन में हमारी BaO2 से प्रिपरेशन है, उसके बाद H2SO4 का कंसंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करके है, और उसके बाद हमारा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से, जो IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे प्रिपरेशन है। ये तीनों से प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि ज्यादा अमाउंट में H2O2 कैसे मिलेगा, जो हम करते हैं ना डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करके, उससे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल्स आ जाएंगी सारी, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम H2O2 है तो 10 वॉल्यूम H2O2, मैंने बहुत बार बताया ये, इसको दिमाग में भी रख लो, तरीका भी इनका बता रखा है। 1.8 नॉर्मल होता है ये, 1.8 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.3 आ जाएगा, 30.3 आएगा ग्राम पर लीटर में। और परसेंटेज निकालनी है, पर लीटर है 100 ml में करना है तो 3.03% हो गया। एक याद कर लो, बाकी सारे निकल जाएंगे इससे। तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा हमारा इसके H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रक्चर, दोनों फेज में स्ट्रक्चर इसका, सॉलिड फेज में और गैस फेज में। सॉलिड फेज में एंगल भी कम, एंगल 90.2 डिग्री का, और गैस फेज है तो एंगल आ जाएगा 111.5 डिग्री का।
फिर इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। वो सारी रिएक्शंस बोल के देख लो। अगर H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O2 जाएगा किसमें, H2O के अंदर एसिडिक मीडियम में, और OH आयंस में जाएगा बेसिक मीडियम में। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दोनों केस में O2 में ही जाएगा, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। और रिएक्शंस इसकी जो मैंने बताई है वो याद कर लेंगे। फिर इसका H2O2 का टेस्ट था जो मैंने कहा था एनसीईआरटी में नहीं है, तो H2O2 को TiO2 से ट्रीट करके वो टाइटेनियम सल्फेट से ट्रीट करके H2TiO4 पर टाइटेनिक एसिड मिलता है ऑरेंज कलर का। फिर यूजेस ऑफ H2O2 स्पेशली जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स हैं उसमें जो ब्लैक हो जाती हैं तो उसको रिमूव कैसे करते हैं H2O2 डाल करके, वो पूरा मेथड। फिर थोड़ा हाइड्रोजन इकोनॉमी टॉपिक। ये पूरे चैप्टर बोलोगे तुम 10 मिनट के अंदर। अभी मैंने 3 या 4 मिनट में बोला शायद टॉपिक पूरा। तो ये ऐसे मन में बोलोगे तो ही याद होंगे, नहीं तो ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक चैप्टर जो है ना, ये तो तुम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में भूल जाओगे पूरा, फिर रिवाइज करने का मौका भी नहीं मिलेगा इनको। ये बैठे बैठे घर में तुम कहीं भी खाली हो, अगर तुम्हें लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं पे भी, जो ये जतिन गोयल 64th रैंक है जो, ये इनको यही तो सिखाया मैंने कि टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। टाइम तुम्हारे पास बहुत शॉर्ट है। 11th 12th करना, इसमें पूरा सिलेबस करना, तीनों सब्जेक्ट करना और पूरे डिटेल में, तुम कर ही नहीं पाओगे। ये इससे बात करो, मैं करवा दूंगा बात, किसी को करना होगा। 64th रैंक जतिन गोयल जो है ऐसे थोड़ी ले आया आसानी से, तीनों बच्चे 1000 के अंदर रैंक थे। तो ये ऐसे बोलोगे, याद करने वाली चीजें सब कुछ करोगे तब जाके होगा। देखो फिजिक्स है 160 में से 160 नंबर ले आते हैं बच्चे, अगर 160 नंबर का पेपर है। मैथ्स है 160 में से 108 आ जाते हैं उसमें। केमिस्ट्री में आते हैं 135 140, इसमें कम रहते हैं नंबर। याद करने वाला चीजें ज्यादा है इसके अंदर, वो बोलना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ तो जाके होगा। सही है ना? तो इस तरह से करोगे तो हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे 11th वाले बच्चे। 12th वालों की क्लास में थोड़ी देर में लूंगा। ओके थैंक्स। तो कितनी देर में है क्लास? तो 10 o'clock ही है। शायद हाँ 10 बजे का मैंने लिखा हुआ।